Hey everyone, welcome back to Parcham. I am Richa and thank you so much for waiting so patiently for geography classes. बीच में काफ़ी गैप आ गया था because of 1 million week celebration and monthly current affair की पूरी जो सीरीज आ रही थी उस वजह से. एनीवेज, देर आए दुरुस्त है, अब हम वापस से रिज्यूम कर रहे हैं हमारे ज्योग्राफी सेशंस और वीक में 3 क्लासेस आपको ज्योग्राफी की मिलेंगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. यस, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे. आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियो एट 5 o'clock बट मैं 5 to 7 o'clock का एक ब्रैकेट लेके चल रही हूँ बिकॉज आई नो आई एम एट टाइम सो पैक्ड अप विथ थिंग्स, तो डिले हो सकता है. ठीक है, सो ऑन दीज 3 days दैट इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे बिटवीन 5 to 7 यू विल डेफिनेटली फाइंड ज्योग्राफी क्लासेस. और बाकी दिन में मैं बाकी टॉपिक्स लाने की कोशिश करूंगी जो आप लोग डिमांड करते रहते हो, करंट से रिलेटेड, ये कंपाइलेशन वो कंपाइलेशन और स्टैटिक से रिलेटेड भी. फाइन. तो चलिए, जब ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे तो हमने क्लाइमेटोलॉजी सीरीज स्टार्ट की थी. उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेटोलॉजी, देन एटमॉस्फेयर चैप्टर पूरा पढ़ लिया था, उसकी लेयर्स एंड एवरीथिंग, एंड उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए थे. फिर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर इंसोलेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सन की जो लाइट आती है उसका पूरा स्पेक्ट्रम. सो उससे रिलेटेड हमने चैप्टर पूरे समझ लिए थे, 2 वीडियोज उस पर आए थे. आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, उसी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे. कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं, कुछ क्वेश्चन अदरवाइज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ऑन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंसोलेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड आप में से बहुत सारे बच्चे क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर की डिमांड कर रहे हो, सो ऑफकोर्स वी विल बी कवरिंग दैट चैप्टर ऑल्सो. पर पहले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझना जरूरी है. एकदम से चीज़ों पे जंप करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट्स में कच्चे रह जाओगे. सो लेट अस गो वन बाय वन. आई विल कवर एवरीथिंग. इंडियन ज्योग्राफी भी करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करेंगे. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप तब तक पढ़ लीजिए, आंसर मार्क करने की कोशिश कीजिए, मैंने तो बताना ही है फिर. सो पहला क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ सब इंग्लिश में ही है बट मैं समझाते चलूंगी हिंदी में. प्लीज डू नॉट पैनिक अबाउट द लैंग्वेज. इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय. सन के अंदर जो लाइट और हीट है वो प्रोड्यूस किस रिएक्शन से होते हैं? बायोलॉजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन या आयनिक रिएक्शन? कौन सा रिएक्शन है जिससे सूरज अपनी लाइट और गर्मी बनाता है? न्यूक्लियर रिएक्शन. सो द राइट आंसर इज सी. अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शन में भी कौन सा रिएक्शन होता है, फिशन या फ्यूजन? फ्यूजन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बनते हैं फ्यूज होकर के. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन. द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड, यानी कि सन की सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? हमने सन की लेयर्स पढ़ी थी, सबसे इनोमोस्ट, फिर उसके बाद तो सबसे आउटरमोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है? क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कोरोना या लिथोस्फेयर? द राइट आंसर इज वेरी गुड, कोरोना. कोरोना इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सन. यहाँ आप देख सकते हो ये सन का कोर है, राइट. एक हमने पढ़ा था कि जो सन का जो मैंटल होगा या फिर जो सन का जो बॉडी होती है और एक उसका एटमॉस्फेयर होता है, उनकी अलग अलग लेयर्स हमने पढ़ी थी. जैसे अगर हम सन के जो पूरा उसका मैंटल है या फिर जो सन की बॉडी है उसकी बात करें, सो इट इज मेड ऑफ कोर, देन रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्शन जोन. ये हमने 3 पढ़े थे. और अगर हम उसके एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात करें तो सबसे अंदर आता है फोटोस्फेयर, फिर क्रोमोस्फेयर और उसके बाद कोरोना. सो ये जो आउटर मोस्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द कोरोना. कोरोना इज द आउटरमोस्ट लेयर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं, आपको वो पढ़नी है. और फिर पूछा गया है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों में से एक करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों ही नहीं है, जो भी आपको बताना है. द अर्थ रिसीव सन्स एनर्जी एट द इंफ्रारेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी कि जो अर्थ को मिलती है सन की एनर्जी वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में मिलती है. हमने पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ा था, यूवी, विजिबल, आईआर, वो पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ा था. तो अर्थ को सन की एनर्जी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम वाली मिलती है. अर्थ रीरेडिएट्स सन्स हीट एज यूवी एनर्जी. सन की एनर्जी जो अर्थ को मिलती है, कुछ तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ रेडिएट बैक करता है. यस, सो जब वो रेडिएट बैक करता है तो क्या वो यूवी फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट बैक करती है अर्थ. ये 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं. अब आपको बताना है कौन सा राइट या रॉन्ग है. तो पहले तो राइट एंड रॉन्ग पता कर लेते हैं. चलिए बताइए, क्या अर्थ को इंफ्रारेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम मिलता है सन की एनर्जी का? बिल्कुल नहीं मिलता. हमें पूरा स्पेक्ट्रम मिलता है जो हमने लाइट में पढ़ा. हमें पूरा यूवी स्पेक्ट्रम और यूवी के आगे जो गामा एक्सरेज होती हैं वो भी मिलती हैं. विजिबल स्पेक्ट्रम भी मिलता है और उसके बाद आईआर, नियर आईआर, फार आईआर, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सब हमें मिलती हैं. तो सिर्फ आईआर स्पेक्ट्रम नहीं मिलता. नो, सो दिस इज रॉन्ग. दूसरा, अर्थ री रेडिएट जो करती है सन की हीट, क्या वो यूवी एनर्जी के फॉर्म में करती है? अब मुझे बताइए,
यूवी रेडिएशंस जो हैं क्या वो शॉर्ट वेवलेंथ है या लॉन्ग वेवलेंथ है? देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ यूवी, विजिबल और IR, ठीक है। और विजिबल में क्या आता है? विबग्योर आता है आपका, है ना, विबग्योर से बना हुआ है। अब मुझे बताइए यूवी जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ है या लॉन्ग वेवलेंथ है? ये है शॉर्ट वेवलेंथ, है ना, और यहाँ आते आते लॉन्ग वेवलेंथ होता है। और अर्थ जब वापस भेजता है हीट को तो वो लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में भेजता है, तो यूवी फॉर्म में भेजेगा ही नहीं, ठीक है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज अर्थ जब रेडिएट बैक करती है या री रेडिएट करती है सन की एनर्जी को, तो सन की एनर्जी हमें ज़्यादा जो मिलती है वो शॉर्ट वेवलेंथ फॉर्म में मिलती है, और जब हम रेडिएट बैक करते हैं, अर्थ जब रेडिएट बैक करती है वो लॉन्ग वेवलेंथ में करती है, और लॉन्ग वेवलेंथ जो है वो यूवी हो ही नहीं सकती, यूवी इज अ शॉर्ट वेवलेंथ, है ना। सो आंसर ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। सो इफ बोथ आर रॉन्ग देन हमसे पूछा गया है विच आर करेक्ट, नीदर ए नॉर बी, दोनों ही करेक्ट नहीं है, डी विल बी द आंसर। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो, क्या करना है, लिंक दिया हुआ है, वीडियो देख लेना है। वैसे आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ब्रीफ में वापस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है द इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द स्टार्स इज ड्यू टू। इनएग्जॉस्टिबल मतलब स्टार्स की जो एनर्जी है वो खत्म ही नहीं होती, है ना, वो एग्जॉस्ट ही नहीं होती, वो मिलती रहती है, बनती रहती है। स्टार्स की यहाँ बात की गई है, मैंने अभी आपको स्टार्स तो नहीं पढ़ाए, लेकिन मैंने सन के बारे में आपको ब्रीफिंग दी है, और सन इज अ स्टार। सो इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू, स्टार की जो एनर्जी का सोर्स है वो इनएग्जॉस्टिबल क्यों है? ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम, कन्वर्जन ऑफ हीलियम टू हाइड्रोजन, डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जो कि बर्निंग और रिलीज ऑफ एनर्जी करता है। तो थोड़ी देर पहले भी मेरे मुंह से निकल गया था, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूजन में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते हैं और इससे मैसिव एनर्जी रिलीज होती है। सो न्यूक्लियर फ्यूजन है जो इसका कारण है, और उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है। तो राइट आंसर इज ए। स्टार्स की इमेंस एनर्जी और इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी का सोर्स क्या है? हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए विच इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर, सन के एटमॉस्फेयर की सबसे गर्म लेयर कौन सी है? अब आपको लेयर्स तो पता है, फोटोस्फेयर हो गया, क्रोमोस्फेयर हो गया, कोरोना हो गया, सबसे हॉटेस्ट कौन सी होगी? चलिए बताइएगा, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना, या इनमें सभी का सेम टेम्परेचर है? कोरोना इज दी हॉटेस्ट ऑफ द लेयर, बिकॉज अंदर गर्मी बनती है और बाहर की तरफ मूव करती है, और बाहर का जो तापमान है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ आप देख सकते हो, फोटोस्फेयर इज अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस, लोअर और अपर क्रोमोस्फेयर, अगर आप क्रोमोस्फेयर का सबसे ज़्यादा तापमान भी देखो तो अराउंड 10,000 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर आप कोरोना का देखो तो ये अप्रॉक्स 10 लाख डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सो कोरोना इज दी हॉटेस्ट ऑफ ऑल दी लेयर्स ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आते जा रहे हैं, आंसर कर पा रहे हो। प्रीवियस अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आंसर कर पा रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सनस्पॉट्स आर कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंसेस इन सन्स मैग्नेटिक फील्ड राइजिंग टू द फोटोस्फेयर। ये जो सनस्पॉट्स आपको दिख रहे हैं सन के सरफेस पे, ये क्यों होते हैं? सन की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिस्टर्बेंस होता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड फोटोस्फेयर की तरफ आ रही होती है, इस वजह से सनस्पॉट दिखते हैं। आपको बताना सही है या नहीं है। दूसरी चीज, सन की 10 साल की सोलर साइकिल होती है हाई और लो एक्टिविटी की। सन का जो पूरा एक साइकिल होता है, जब उसकी एनर्जी बढ़ती है धीरे धीरे मिड पे आके ज़्यादा होती है और फिर धीरे धीरे कम होती है, फिर वापस बढ़ेगी और कम होगी, ये जो पूरी सोलर साइकिल होती है 10 साल की होती है। तो बताइए दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है? ओनली द फर्स्ट आंसर इज राइट, कि हाँ बिल्कुल सनस्पॉट जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सन की, उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से बनते हैं, और ये जो सोलर साइकिल होती है 10 साल नहीं होती है। कितनी होती है सोलर साइकिल? 11 ईयर्स की होती है। तो ओनली वन इज राइट, सो ओनली ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट टाइम इज टेकन बाय सन्स एनर्जी टू रीच अर्थ? सन की लाइट और हीट जो है, स्पीड ऑफ लाइट है ना, सन की जो लाइट एंड हीट है उसको धरती तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है सन की लाइट एंड हीट को अर्थ तक पहुंचने में? 8 मिनट 20 सेकेंड, 20 मिनट 8 सेकेंड, 8 मिनट 8 सेकेंड, या 8 मिनट 18 सेकेंड? चलिए बताइए। मैंने अराउंड 8 मिनट्स तो आपको वीडियो में बताया था, और मैंने आपसे एग्जैक्ट पूछा था, और बहुत सारे बच्चों ने उस टाइम भी जवाब दिया था।
8 minute 20 seconds, around 8 minute 20 seconds is what the documented time is as per the बहुत सारे references जो दिए गए हैं by the scientists. So time taken by sun's energy to reach earth, सूरज से धरती तक उसकी एनर्जी को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं. A is the right answer. At the peak of solar cycle, सोलर साइकिल 11 साल की होती है, ठीक है. सोलर साइकिल मतलब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, है ना, जो रेडिएशन है वो बढ़ेगा. तो जब पीक पे होता है सोलर साइकिल, साइकिल के मिड में अराउंड, व्हाट एडिशनल परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी रीचेस द अर्थ. तो एक नॉर्मल एनर्जी धरती तक पहुंच रही है, जब सोलर साइकिल अपनी पीक पे होती है तो और गर्मी देगा सूरज, तो कितना परसेंटेज ज़्यादा सोलर रेडिएशन धरती को मिलता है या धरती तक पहुंचता है. अबाउट 0.1%, अबाउट 0.2, 0.5 या अबाउट 1%. बताइए, जल्दी से पढ़ा चुके हैं हम. फर्स्ट इज द राइट आंसर, अबाउट 0.1%. तो हालांकि ये सोलर साइकिल है, लेकिन सोलर साइकिल के भी जब पीक पे सूरज होता है तो इतनी गर्मी नहीं बढ़ती जितनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ा रही हैं. ध्यान है जब हमने चैप्टर में पढ़ा था. सोलर साइकिल से रेडिएशन पे फ़र्क पड़ता है, पर बहुत माइनर फ़र्क पड़ता है. 0.1% ज़्यादा इंसोलेशन हम तक पहुँचता है. नेक्स्ट, Which of the given statements is are correct? दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों करेक्ट हैं या कोई एक करेक्ट है, आपको बताना है. दोनों रॉन्ग है. अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन एट पेरीहीलियन, जो कि जनवरी 3 को होता है. नाउ एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अर्थ क्योंकि सन के आसपास रिवॉल्व करती है, बिल्कुल सर्कुलर उसमें नहीं करती है ऑर्बिट के अंदर, राइट. सो एक टाइम आता है जब अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन, पास इज पेरीहीलियन. पेरीहीलियन एंड एफिलियन हमने बात की थी, एपीहीलियन या एफिलियन जो आप बोलते हो. सो पेरीहीलियन पर से पास, तो धरती सूरज के सबसे पास होती है पेरीहीलियन पे. और ये कब आता है? ये आता है जनवरी 3 को. तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है. अगला देखते हैं. अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन एट पेरीहीलियन. फारदेस्ट है, दूर है पेरीहीलियन पे, नहीं, पेरीहीलियन पे तो पास है. विच अकर्स ऑन 4 जुलाई. यही पॉइंट गलत हो गया है ना, फारदेस्ट ही नहीं है, तो ये बात खत्म, हम डेट पे जाएंगे ही नहीं. सो अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन एट पेरीहीलियन, और पेरीहीलियन कब होता है? जनवरी 3 में होता है. मैंने आपसे ये सवाल भी किया था कि अगर जनवरी में सूरज सबसे पास होता है धरती के, तो इंडिया में सर्दी क्यों पड़ रही होती है? तापमान तो और बढ़ना चाहिए. फिर इसका रीज़न हमने क्या दिया था? हमने कहा था समर सॉल्स्टिस, है ना. तो चलिए, एक क्विक रिवीजन हो गया. सो ओनली ए इज द राइट आंसर. बहुत सारे आंसर ए आ रहे हैं, है ना. चलिए नेक्स्ट, विच, ओके, यहाँ पे दिखा रखा है दिस इज जनवरी टाइम एंड दिस इज पेरीहीलियन. पेरीहीलियन है सबसे पास, देखो अप्रॉक्सीमेटली 91.4 मिलियन माइल्स है और यहाँ पे 94.5 मिलियन माइल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ्स एक्सिस टू द ऑर्बिटल प्लेन इज. अब दो डिग्रीज की हमने बात की थी. एक हमने बोला था कि अर्थ टिल्टेड कितने एंगल पे है, ओके, और एक हमने बोला था कि अर्थ की जो इंक्लिनेशन है, अर्थ की जो एक्सिस है, वो ऑर्बिटल प्लेन से क्या एंगल बनाती है. तो दो एंगल हमने पढ़े थे. अभी आपसे पूछा जा रहा है इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस टू ऑर्बिटल प्लेन. सूरज के आसपास जिस ऑर्बिट में घूमती है धरती, और उस धरती जो इंक्लाइंड है, तो उसके इंक्लिनेशन का उसके ऑर्बिटल प्लेन से क्या एंगल बनता है? 21.5, 23.5, 66.5 या 90 डिग्री. जल्दी बताइए. राइट आंसर इज सी, 66.5. यहाँ पे देखिए ये आपको ऑर्बिटल प्लेन दिख रहा है. ऑर्बिटल प्लेन मतलब इस परिधि पे, यहाँ पे कहीं मान लीजिए सूरज है और ये धरती इस ऑर्बिट पे घूमेगी, और जो अर्थ है ये उसकी वर्टिकल होनी चाहिए एक्सिस, पर उसकी एक्सिस ये है, इंक्लाइंड है. 23.5 डिग्रीज पे अर्थ टिल्टेड है. लेकिन ये जो इसकी इंक्लिनेशन हुआ, ये जो इंक्लिनेशन यानी जो टिल्ट है, इसकी ऑर्बिटल प्लेन से कितना एंगल बनता है? 66.5 यानी 66.5 डिग्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, डे एंड नाइट आर इक्वल एट. दिन और रात कहाँ पे सेम मिलेंगे, यानी कि इक्वल ड्यूरेशन के मिलेंगे? 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात. प्राइम मेरिडियन पे, एंटार्क्टिक पे, इक्वेटर पे या पोल्स पे? जल्दी से बताइए. प्राइम मेरिडियन क्या होती है? जो कि ग्रीनविच से पास होती है, जिससे कि क्या होता है प्राइम मेरिडियन से? जिससे आप वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर डिमार्केट करते हो. और कॉमन उस पर बोलूँ तो उसके पीछे की साइड जो होता है वो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है ना. 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं. क्या उस पर डे एंड नाइट इक्वल होंगे? नहीं होंगे. एंटार्क्टिक पे नहीं होंगे. इक्वेटर पे होंगे, बिल्कुल होंगे, और पोल्स पे तो नहीं होंगे. सो ऐसा क्यों होता है?
ऐसा क्यों होता है? हमने देखा था अगेन, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है। क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, आपको देखो रोशनी कहाँ कहाँ कैसे दिख रही है, ये आ रही है रोशनी और अर्थ है टिल्टेड इस तरह से। तो ये इक्वेटर है जहाँ ये दोनों जो एक्सिस हैं वो कोइंसाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे डे का टाइम ड्यूरेशन भी उतना ही रहेगा, नाइट का भी उतना रहेगा, लेकिन अगर आप इधर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखोगे तो जो दिन है वो थोड़ा स्ट्रेच्ड है, यहाँ दिख रहा है पीछे तक आ रहा है थोड़ा, और रात थोड़ी छोटी हो गई जब समर सॉल्स्टिस है ना, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है। अर्थ टिल्टेड नहीं होती, सीधी होती अपनी एक्सिस पे, तो पूरी धरती पे यही होता है, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, हमने बात की थी, तो ये जो सदर्न हेमिस्फेयर है समर सॉल्स्टिस में, इधर रातें लंबी होंगी और दिन छोटे होंगे, और जब जो नदर्न हेमिस्फेयर है उसमें दिन बड़े होंगे और रातें छोटी। तो गर्मियों में क्या होता है, हमारे दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। सर्दियों में क्या होता है, सूरज जल्दी छुप जाता है, इंडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। तो अगर आप इस टिल्ट को भी ध्यान रखो, जिस भी तरह की धरती है, जिस भी तरह से टिल्टेड है, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट हमेशा कहाँ देखने को मिलते हैं, आपको इक्वेटर पे देखने को मिलते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। द अर्थ इज फारदेस्ट टू द सन ऑन, धरती सन से सबसे दूर कब होगी? अभी हमने थोड़ी देर बात की थी। पेरीहीलियन यानी सबसे पास, एपीहीलियन या एफीलियन यानी सबसे दूर, और पेरीहीलियन होता है 3 जनवरी को, और एपीहीलियन कब होता है? एपीहीलियन कब होता है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर या 3 जनवरी? 3 जनवरी तो नहीं है, ये तो पेरीहीलियन है। जनवरी के ऑपोजिट कहीं जुलाई आ रहा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा 4 जुलाई। 4 जुलाई को एपीहीलियन होता है, जब धरती सन से सबसे दूरी पे होती है। डिफरेंट सीजन ऑफ द ईयर आर कॉज्ड बाय, आर अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट सीजन, जो हमें अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं, सर्दी, गर्मी और ऑटम और स्प्रिंग। ये क्यों, इसका रीज़न क्या है? अभी मैंने ये चैप्टर डिटेल में नहीं लिया, बट क्योंकि हम लोग इंसोलेशन के वेरिएशन के रीजंस पढ़ रहे थे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने थोड़े थोड़े टच किए थे, इसलिए सवाल अभी हमने ले लिया है। पेरीहीलियन और एफीहीलियन की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं, धरती कभी पास आ रही है कभी दूर जा रही है सन के। रोटेशन ऑफ द अर्थ यानी अपनी ही धुरी पे, अपनी ही एक्सिस पे धरती जब घूमती है, उससे क्या सीजन्स चेंज होते हैं। वेरिएशन इन सोलर इंसोलेशन, कहीं पे सूरज की गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, कहीं कम पड़ रही है, क्या उससे मौसम बदलते हैं? या फिर रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इंक्लाइंड एक्सिस, सन के इर्द गिर्द जब धरती घूमती है झुकाव लेकर के, इंक्लिनेशन लेकर के एक्सिस पे, तो मौसम बदलते हैं। तो ज़रा सोच के बताइए, मौसम साल में चेंज होते हैं, है ना। अगर आपको सही आंसर नहीं पता तो भी आप पहुंच सकते हो इस पर। रोटेशन से तो मौसम नहीं बदलेंगे, क्योंकि रोटेशन तो 24 घंटे की कहानी है ना, इससे तो दिन रात होंगे। वेरिएशन इन इंसोलेशन से भी कहानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेरिएशन और इंसोलेशन भी 24 घंटे में हो जाता है, धरती घूमती है, इंसोलेशन कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, काम खत्म हो जाता है। पेरीहीलियन एपीहीलियन से भी मौसम का लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो कभी दूर कभी पास, पर घूम तो रही है अर्थ। लेकिन दिक्कत कहाँ आ सकती है? रेवोल्यूशन जो है अर्थ का, और एक्सिस पे जो झुकी हुई है ना। अभी हमने क्या देखा, झुकी हुई है, एक तरफ बहुत ज़्यादा इंसोलेशन मिलेगा, क्योंकि यही साइड सन को फेस करती रहेगी, फिर जब घूमेगी तो एक साइड जो पहले सन को फेस की हुई थी, अब वो ऑपोजिट साइड चली जाएगी। पिक्चर से समझो, बेटर समझ में आएगा। सो देखो यहाँ पे, क्योंकि धरती एक एक्सिस पे झुकी हुई है, ये सब मैं समझा चुकी हूँ, इसलिए आई एम नॉट फोकसिंग मच अगेन। देखो अभी आपको दिख रहा होगा, ये अफ्रीका पकड़ लो, विंटर्स में इट इज़ अवे फ्रॉम द सन, है ना, तो यहाँ पे विंटर्स आ रहे होंगे। फिर आप स्प्रिंग में देखो, स्प्रिंग में यहाँ पे पहुँचा है, समर में यही अफ्रीका इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन, ऑटम में तो ये धरती रोटेट तो हो ही रही है, लेकिन क्योंकि ये एक एक्सिस पे झुकी हुई है और रिवॉल्व होती है सूरज के इर्द गिर्द, इसलिए मौसम बदलते हैं। ये अभी के लिए ध्यान रखिए, जब भी चैप्टर डिटेल में लेंगे तो और अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट, which law establishes that wavelength of radiation is inversely proportional to absolute temperature of radiating body? कौन सा वो लॉ या नियम है जो कि बोलता है कि जो रेडिएशन आ रहा है उसकी जो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ मैंने आपको बताई थी, दिस इज वेवलेंथ, है ना, और वेवलेंथ अगर छोटी है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ये मैंने आपको समझाया था। लेकिन एक लॉ है जो कि बोलती है कि वेवलेंथ जो है रेडिएशन की, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आते हैं, है ना, सन के रेडिएशन, तो वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा
एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी कोई बॉडी जितनी ज़्यादा टेम्परेचर वाली होगी उसकी वेवलेंथ उतनी ही छोटी होंगी। जैसे सन की हम बात करें तो बहुत छोटी वेवलेंथ्स में उसका रेडिएशन आएगा, और धरती जो भेजती है वो कंपैरेटिवली बड़े वेवलेंथ वाले रेडिएशंस भेजेगी, क्योंकि जो अर्थ है वो कंपैरेटिवली ठंडी है और जो सन है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो कौन सा लॉ है जो इस चीज़ को बताता है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, प्लैंक्स लॉ या लॉ ऑफ मोशन? बताइए, हमने पढ़ा था, यस, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो W से ऐसे ध्यान रख सकते हो, ये देखो ये वेवलेंथ जैसा कुछ बना, सो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बात करता है वेवलेंथ और टेम्परेचर के इनवर्स रिलेशनशिप की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपसे अगेन दो स्टेटमेंट दे दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है कौन सी सही है। अर्थ रेडिएट्स एनर्जी एट वेवलेंथ मच लॉन्गर देन द सन। अर्थ जो एनर्जी रेडिएट कर रही है उसकी वेवलेंथ बहुत लंबी है सन से, अभी अभी हमने देखा, बिल्कुल सही है, सो दिस इज तो राइट। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स अब्सॉर्ब मोर विजिबल रेडिएशन। जो डार्क कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, सही है। गर्मियों में इसलिए हम काले कपड़े पहनना अवॉइड करते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, वो रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम की। तो ये भी सही है, दोनों राइट हैं, बोथ ए एंड बी, सो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ्स। ओके, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। पीडीएफ का मैंने बताया नहीं आज, इसका पीडीएफ आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे मिल जाएगा। और अगर आपने पीडीएफ बैंक ले रखा है जिसमें आपको पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन मिलता है, सारे पुराने पीडीएफ और आगे 1 साल तक के सारे पीडीएफ, तो उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, वो परचम ऐप से आपने लिया होगा अगर तो। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हूँ, आप लोग बोलते हो मैम साइड हो जाया करो, मैं बहुत साइड में हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हैंड नोट्स भी ले सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है, एक्सरे, यूवी रे, IR रे और गामा रे, ठीक है। तो अगर आपको वो डायग्राम ध्यान हो तो यहाँ पे कहीं पे हमारा विजिबल आता है, यहाँ पे यूवी आता है, यहाँ पे IR आता है। अब आपको पूछा गया है एक्सरे, यूवी, IR और गामा को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में, यानी इस ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ठीक है, देखते हैं। यूवी और IR से आप हिंट ले सकते हो अगर आपको बाकी नहीं भी पता तो यूवी पहले आएगा, IR बाद में आएगा। यूवी इज 2 के बाद 3 आएगा, 2 के बाद 3, तो ये तो नहीं हुआ, ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं आपको सही ऑप्शन बता देती हूँ। तो सबसे पहले आता है गामा, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर IR और फिर बाकी सारी रेज स्टार्ट होती हैं। सो गामा इज 4, उसके बाद आएगा एक्सरे 1, then 2 and 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, this is the right answer, okay। और इसके लिए आप ये देख लो सो यहाँ आप देख सकते हो गामा, एक्सरे, यूवी, इंफ्रा, माइक्रो एंड सो ऑन। और ये है ऊपर आपको ये वेवलेंथ दिख रही होंगी, ये छोटे छोटे जो पास में दिख रहे हैं आपको, दिस इज शॉर्टर वेवलेंथ, और जैसे जैसे आप राइट में जाते हो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। इंफ्रारेड इज ऑन द राइट साइड ऑफ विबग्योर, र से आगे इंफ्रारेड और वी से पहले अल्ट्रावायलेट, है ना। ये जो विबग्योर है ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड इनटू स्पेस बाय एन ऑब्जेक्ट और सरफेस इज कॉल्ड। जो सोलर रेडिएशन कोई ऑब्जेक्ट ने लिया उसका कितना परसेंटेज वापस स्पेस में भेज दिया, उस परसेंटेज को क्या कहा जाता है? द परसेंटेज जो कि सोलर रेडिएशन का रिफ्लेक्ट कर देती है कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट वापस स्पेस में, उसको क्या कहते हैं? सोलर कांस्टेंट, एल्बिडो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या नन ऑफ दीज? सोलर कांस्टेंट नहीं, सोलर कांस्टेंट तो कितना सोलर रेडिएशन आएगा उससे रिलेटेड होता है। एल्बिडो इज द आंसर, बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो सन के जो रेडिएशन आ रहा है उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से एनर्जीज हैं, वो उसके बारे में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपसे क्या पूछा जा रहा है? इनकरेक्ट कौन सा है भाई, गलत कौन सा है? इनकरेक्ट, ओके। अ परफेक्टली ब्लैक सरफेस हैज एल्बिडो ऑफ 0। एल्बिडो क्या है? वापस रिफ्लेक्ट करना। तो परफेक्टली ब्लैक सरफेस है तो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल सही है, तो ये तो राइट है। परफेक्टली व्हाइट सरफेस हैज एल्बिडो ऑफ 1। मैक्सिमम एल्बिडो 1 हो सकता है, तो परफेक्टली व्हाइट है, सब कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया तो 1 होगा, ये भी सही है। स्नो, आइस एंड क्लाउड्स हैव हाई एल्बिडोज। स्नो, आइस एंड क्लाउड्स का एल्बिडो हाई है, यानी एब्जॉर्ब करने से ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, सही होगा, बिल्कुल सही होगा। स्नो शाइनी सरफेस है, आइस सख्त और शाइनी सरफेस है, क्लाउड में भी स्नो आइस क्रिस्टल्स होते हैं तो वो भी रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं लेकिन रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं, तो ये भी सही है। अर्थ्स एवरेज एल्बिडो इज अबाउट 0.5।
अर्थ का एवरेज एल्बिडो 0.5 है, यानी 50% रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, 50% रिफ्लेक्ट कर देती है, सही है? नहीं, 70% एब्जॉर्ब कर लेते हैं और 30% रिफ्लेक्ट करते हैं। अर्थ का एवरेज एल्बिडो 0.3 है, सो ये रॉन्ग है। सो हमारा आंसर हो जाएगा इस हिसाब से डी विल बी द राइट आंसर बिकॉज हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर प्लैंक्स लॉ द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स। प्लैंक्स के लॉ के हिसाब से या नियम के हिसाब से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो रेडिएशन आती है सन की, उसके हर एक पार्टिकल में, क्वांटम इज पार्टिकल, हर एक पार्टिकल में जो एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, जो एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, वो किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, बोथ या नन। तो हर एक क्वांटम में जो एनर्जी है वो उसकी वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है या फ्रीक्वेंसी के? दोनों के या दोनों के नहीं? आंसर इज फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कितनी जल्दी जल्दी ये वेवलेंथ आ रही है ना, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लॉन्ग वेवलेंथ है तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी भी कम, ठीक है। शॉर्ट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, मतलब जल्दी जल्दी वेव्स आएंगी, और जितनी जल्दी जल्दी वेव्स आएंगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। सो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और ये कौन सी लॉ बताती है? प्लैंक्स लॉ बताती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फैक्टर अफेक्टिंग इंसोलेशन? अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन तो हमने पढ़े, अब उसमें आपसे पूछा जा रहा है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फैक्टर कौन सा है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब जो धरती से रिलेटेड नहीं है जिसके पीछे का रीजन अर्थ नहीं है, समथिंग बियॉन्ड अर्थ, अर्थ इज नॉट द रीजन फॉर दैट, ओके। सो फॉरेस्ट कैनोपी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन यानी धरती पे कितना सूर्यातप आएगा, कितना सन का रेडिएशन आएगा, या ज़्यादा आएगा या कम आएगा, उसको बहुत सारे फैक्टर्स गवर्न करते हैं। उनमें से काफ़ी सारे फैक्टर्स धरती से रिलेटेड है, कुछ धरती से रिलेटेड नहीं है, बाहर किसी चीज़ से रिलेटेड है, तो वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आपको बताना है। फॉरेस्ट की कैनोपी, फॉरेस्ट की कैनोपी तो धरती से रिलेटेड है, पेड़ धरती पे उगेंगे, तो ये तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं है। रोटेशन एंड टिल्ट ऑफ अर्थ, अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ टिल्ट हो रही है, अर्थ से ही रिलेटेड है। फैक्टर सारे हैं ये, ओके, लेकिन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कौन सा है हमें बताना है। एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन, एटमॉस्फेयर भी धरती का है तो धरती से ही रिलेटेड हो गया। सोलर एक्टिविटी एंड सनस्पॉट, सोलर एक्टिविटी एंड सनस्पॉट सूरज से रिलेटेड है, धरती से रिलेटेड नहीं है ना। सनस्पॉट ज़्यादा होंगे तो सोलर रेडिएशन ज़्यादा आएगा, तो ये हो गया एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फैक्टर। डी इज द राइट आंसर। लार्ज वोल्केनिक इरप्शंस रिजल्ट इन, बहुत बड़े बड़े जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो उससे क्या रिजल्ट होता है? 4 ऑप्शन है, हमें राइट बताना है। वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा जब बड़े बड़े वोल्केनिक विस्फोट होंगे। कूलिंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठंडा हो जाएगा एटमॉस्फेयर, कुछ इंपैक्ट नहीं करेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। ये इसका असर अभी तक एसर्टेन ही नहीं हुआ है, यानी पता ही नहीं लगाया जा सका है कि इसका क्या फर्क असर पड़ता है एटमॉस्फेयर पे। अभी तक साइंटिस्ट आर नॉट एबल टू एसर्टेन इट, सर्टेनिटी के साथ नहीं बता पाए हैं। सो क्या होगा? वार्म होगा, कूल होगा, पता नहीं, या पता लगाया ही नहीं जा सकता है, या कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्या होगा? कूलिंग हो जाएगी। अब आप में से जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आप बोलोगे मैम वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, गर्मी निकलेगी। हाँ, गर्मी तो निकलेगी, पर गर्मी से ज़्यादा ये जो एशेस निकलती हैं, जो पार्टिकल्स निकलते हैं, ये इतने बिछ जाते हैं हवा में कि सूरज की किरणें धरती तक आने नहीं देते, तो ये कूलिंग कर देते हैं, ठीक है। कुछ वोल्केनिक इरप्शंस का असर तो सालों तक देखने को मिलता है और धरती कूल डाउन हो जाती है बिकॉज ये इंसोलेशन को रोक लेते हैं, ओके। नेक्स्ट, मैक्सिमम इंसोलेशन अकर्स इन दी नदर्न हेमिस्फेयर ड्यूरिंग, नदर्न हेमिस्फेयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम इंसोलेशन कब होता है, यानी सूरज की सबसे ज़्यादा किरणें या जो गर्मी और एनर्जी और लाइट है वो कब आती है? विंटर सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस, लूनर एक्लिप्स या सोलर एक्लिप्स? विंटर सॉल्स्टिस यानी जब नदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्टेड होता है उसको विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। हाँ, अच्छा, नहीं बोलते, तो जब सदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्टेड रहता है उसको विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। अच्छा, समर सॉल्स्टिस किसको बोलते हैं? जब नदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्टेड रहता है। अच्छा, लूनर एक्लिप्स क्या होता है? चंद्र ग्रहण। और सोलर एक्लिप्स क्या होता है? सूर्य ग्रहण। तो बताओ चलो राइट आंसर क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे ज्यादा इंसोलेशन या सूर्यातप कब देखने को मिलेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिया है, उससे समझ लो, तो इंडिया को समर सॉल्स्टिस में सबसे ज्यादा इंसोलेशन देखने को मिलेगा। समर सॉल्स्टिस में नदर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, और विंटर सॉल्स्टिस में नदर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर। ये देखो यहाँ पे
आपको दिख रहा होगा, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब ये अर्थ ऐसी है, तो ये देखो ये पूरा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का इतना, और ये धरती इस तरह से टिल्टेड है बिकॉज एक्सिस ये है धरती की, टिल्टेड है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टुवर्ड्स द सन, मैक्सिमम इंसोलेशन यहाँ पे सन का पड़ेगा। ओके, सो समर सॉल्स्टिस में ऐसा होता है। ये जो पोजीशन है ये कब की है? समर सॉल्स्टिस की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? अगेन आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बतानी है कौन सी 1, 2, 3, 4 करेक्ट है। अर्थ्स एक्सिस इज टिल्टेड एट 23.5, अर्थ 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, बिल्कुल सही है। इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब ये है ना, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, और ऊपर आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल नीचे। सो इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लैटिट्यूड, यानी जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाओगे या साउथ पोल में ऊपर की तरफ जाओगे तो जो इंसोलेशन है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी इक्वेटर और ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा इंसोलेशन, कम इंसोलेशन होगा, और पोल्स पे जाते जाते इंसोलेशन बढ़ जाएगा। सही है क्या? नहीं है ना, उल्टा बता रहे, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन इंक्रीजेज एज द एंगल ऑफ इंसोलेशन गेट्स क्लोजर टू 0 डिग्री, यानी कि जैसे जैसे इंसोलेशन का एंगल 0 डिग्री पे जाता है इंटेंसिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे जो सूरज की किरणें स्ट्राइक करती हैं ये 90 डिग्री पे करती हैं, यहाँ पे जब करती हैं बिल्कुल पोल्स पे आते आते तो 30 डिग्री समथिंग ऊपर तक जाते जाते एंगल हो जाता है ना, यहाँ पे अराउंड 60 डिग्री समथिंग एंगल होता है। तो जैसे जैसे एंगल 0 डिग्री की तरफ जा रहा है इंसोलेशन की इंटेंसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है नहीं, सबसे ज़्यादा तो 90 डिग्री पे होगी, और जैसे जैसे एंगल छोटा होगा इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ये भी रॉन्ग हो गया। एरिया कवर्ड बाय वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन स्लांट रेज, यानी ये जो वर्टिकल रेज पड़ रही हैं ये थोड़े से एरिया को कवर करती हैं, और ये जो स्लांट रेज हैं ये ज़्यादा एरिया को कवर करती हैं। क्या सही है? बिल्कुल सही है। और जितने एरिया को कवर करेंगी उतनी ज़्यादा वो फैल जाएंगी, उतनी हीटिंग कम करेंगी। सो फर्स्ट ए एंड डी इज द राइट आंसर, ए एंड डी इज द राइट आंसर। अच्छा, हमसे पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा है, हमसे पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा है, तो बी एंड सी आर इनकरेक्ट। सो हमारा आंसर हो जाएगा ये, बोथ बी एंड सी आर इनकरेक्ट। देख लीजिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी और यहाँ डायग्राम में भी बनी हुई है। मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव्ड ओवर, सबसे ज़्यादा इंसोलेशन या सूरज का जो ताप होता है वो कहाँ मिलता है? इक्वेटर, पैसिफिक ओशन, टेम्परेट रीजन या सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा आता है बिल्कुल, या पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर पे, टेम्परेट रीजन्स जो होते हैं वहाँ पे, जो ट्रॉपिकल के ऊपर वाले रीजन्स होते हैं वो टेम्परेट रीजन्स हो गए, या फिर सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। द राइट आंसर इज पढ़ा चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर इज सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। ये जितने भी आपको इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा क्यों नहीं होता इंसोलेशन? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक क्लियरेंस नहीं होती वहाँ पे, बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत बादल हैं, और बादल या तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इंसोलेशन को या रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट जो हैं, ये जितने भी आपको येलोइश ग्रीनिश दिख रहे हैं, सहारा, ऑस्ट्रेलियन, नामेब एटसेट्रा एटसेट्रा, जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, यहाँ पे स्काइज क्लियर है ना, और क्योंकि क्लियर एटमॉस्फेयर है तो इंसोलेशन सीधा आता है, इसलिए इक्वेटर पे मैक्सिमम नहीं होता, इंसोलेशन इज मैक्सिमम एज सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार देखा गया एग्जाम में और इंपॉर्टेंट भी बहुत है, इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछा जा सकता है। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन का ही ये वीडियो हमने कंपाइल किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी सही है आपको बतानी है। इक्वेटर रिसीव्ड कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन देन ट्रॉपिक्स, हाँ सही है, अभी अभी हमने देखा ट्रॉपिक्स के मुकाबले इक्वेटर पे कम इंसोलेशन रिसीव होता है बिकॉज ऑफ क्लाउड्स एंड ह्यूमिडिटी, तो बिल्कुल सही है। एट द सेम लैटिट्यूड, यानी सेम लैटिट्यूड पे, अगर हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री पे, 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री पे, इंसोलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट दैन ओशंस। एक ही लैटिट्यूड पे जमीन पे इंसोलेशन ज्यादा होगा ओशन के मुकाबले, सही है क्या? सही है, क्योंकि ओशन के ऊपर वाटर वेपर, क्लाउड, बारिश, ये वाला फिनोमिनन ज्यादा रहेगा, गर्मी होते ही पानी भाप बनेगा और एटमॉस्फेयर क्लियर नहीं होगा, जमीन पर एटमॉस्फेयर क्लियर होगा, ये भी सही है, यानी बोथ ए एंड बी आर ट्रू। सो सी इज द राइट आंसर।
एंड विद दिस वी आर डन विद टुडेज वीडियो। आई रियली होप अगर आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आज आंसर देके मजा आया होगा, और पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे तो आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। वो वीडियोस आप बाद में देख सकते हो, लिंक दिया हुआ है। सो चलिए मिलते हैं अगले ज्योग्राफी वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को डील करेंगे, और बाकी बीच में भी और वीडियोस आते रहेंगे। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, और जो भी क्वेरीज कमेंट्स हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय बाय।